गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बेटा मनुष्य का नर जनन तंत्र शुरू किया था, उसी को आज अपन आगे बढ़ाएंगे। बेटा नर जनन तंत्र के अंदर अपन ने बात की थी कि बेसिकली नर जनन तंत्र के अंदर 4 कंपोनेंट है। एक उसको बोलते हैं वषण, या जिसको बोलते हैं बेटा टेस्टिस, वषण या टेस्टिस। दूसरा होता है बेटा कुछ सहायक नलिकाएं होती है जो क्या करती है, वषण के द्वारा जो भी शुक्राणु बनेंगे उन शुक्राणुओं को स्थानांतरित करने के लिए काम में आएंगे। उनको क्या बोलते हैं बेटा, सहायक नलिकाएं, या उन्हीं को अपन लोग बोलते हैं बेटा एसेसरी डक्ट्स। तीसरी जो इसके अंदर होती है, कुछ सहायक ग्रंथियां होती है जो कुछ चीज़ों का, कुछ पदार्थों का स्त्रवण करेंगे, आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट होता है बाह्य जननेंद्रिय। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि वषण में क्या क्या है क्या नहीं है, उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, मनुष्य के अंदर जो है वषण, अपन बात करते हैं कि वषण क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टेस्टिस या वषण, बेटा देखना मनुष्य के अंदर 2 वषण पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर कितने होते हैं बेटा, 2 वषण होते हैं। मनुष्य के अंदर 2 वषण होते हैं, और ये वषण जो होते हैं एक उदर गुहा के बाहर एक पाउच होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि मनुष्य के अंदर उदर गुहा के बाहर एक पाउच के अंदर व्यवस्थित होते हैं, और उस पाउच को अपन लोग क्या बोलते हैं, उस पाउच को बोलते हैं बेटा वषण कोश। क्या बोलते हैं बेटा, वषण कोश। उस पाउच का नाम क्या है बेटा, वषण कोश, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं बेटा, वषण कोश, या जिसको बोलते हैं बेटा स्क्रोटम। अब इसका क्या फायदा होता है, ध्यान से सुनना बेटा। एक्चुअली मनुष्य के शरीर के अंदर का जो तापमान होता है वह बाह्य तापमान से ज्यादा होता है। क्या कह रहा हूं, मनुष्य के शरीर के अंदर का तापमान बाह्य तापमान से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर के अंदर की तरफ कई सारी उपापचयी क्रियाएं चल रही होती है, और उन उपापचयी क्रियाओं के कारण जो शरीर का आंतरिक तापमान है वह बाह्य तापमान से क्या होता है, ज्यादा होता है। और इस ज्यादा तापमान पर शुक्र जनन या शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया पॉसिबल नहीं है। लेकिन वषण कोश जो उदर गुहा के बाहर है, इससे क्या होगा, इससे जो इन वषण कोश का जो तापमान होता है वह शरीर के तापमान का, यह क्या कह रहा हूं, शरीर के तापमान का लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा, कम होता है। कितना कम होता है बेटा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और इस कम तापमान पर शुक्र जनन या शुक्राणु जो निर्माण की क्रिया है, शुक्र जनन या शुक्राणु निर्माण की क्रिया है, वह क्या हो जाती है बेटा, आसानी से होती है। ठीक है, तो वापस देखना बेटा कि वषण जो होते हैं मनुष्य के अंदर 2 वषण पाए जाते हैं, और ये दोनों वषण एक उदर गुहा के बाहर एक पाउच होता है जिसका नाम है वषण कोश, या उसको बोलते हैं बेटा स्क्रोटम, उसके अंदर व्यवस्थित होते हैं। स्क्रोटम के कारण क्या होगा, इस स्क्रोटम का जो तापमान होता है वह शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बेटा, कम होता है। और इस कम तापमान पर शुक्र जनन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो वषण होते हैं वह शरीर की उदर गुहा के अंदर ही व्यवस्थित होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने उसके बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो अपन भी एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी बायो के अंदर अपन नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर देखना बेटा वषण की जो आकृति होती है, वषण की जो आकृति होती है वह होती है बेटा अंडाकार। कैसी होती है बेटा, अंडाकार, ओवल शेप्ड होती है। कैसी होती है, अंडाकार, ओवल शेप्ड होती है। वषण की आकृति कैसी होती है बेटा, अंडाकार होती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें कि वषण की जो लंबाई है, वषण की लंबाई जो है वह कितनी होती है, वषण की लंबाई होती है बेटा लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, और वषण की जो चौड़ाई होती है, वह होती है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, प्रत्येक वषण जो होता है, 2 वषण में से अपन एक वषण को डिस्कस करेंगे। प्रत्येक वषण जो होता है वह अंदर की तरफ कई सारे कक्षकों से मिलकर बना होता है। मतलब क्या कह रहा हूं बेटा, लगभग हर एक वषण में, प्रत्येक वषण में, ध्यान से सुनना पॉइंट को, प्रत्येक वषण में लगभग
250 कंपार्टमेंट या 250 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 250 कक्ष होते हैं। लगभग 250 कक्ष प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक वर्षण के अंदर लगभग कितने कक्ष होते हैं बेटा? 250 कक्ष होते हैं। और इन कक्ष को अपन लोग बोलते हैं वर्षण पालिकाएं। इन कक्ष को क्या बोलते हैं? बोला जाता है बेटा वर्षण पालिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? एक को क्या बोलेंगे? वर्षण पालिका, और ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? वर्षण पालिकाएं। या अपन बोल सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोल सकते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल, या इसी को बोलते हैं वर्षण पालिकाएं। अब देखना बेटा, प्रत्येक पालिका के अंदर वर्षण के अंदर 250 कक्ष, और हर एक कक्ष को क्या बोल दिया? वर्षण पालिका। और प्रत्येक पालिका के अंदर लगभग 1 से 3 अति कुंडलित, ध्यान से देखना, 1 से 3 अति कुंडलित हाईली कोइल्ड अति कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुक्रजनक नलिकाएं, या इसी को बोलते हैं बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्या कहा? एक वर्षण के अंदर लगभग 250 कक्ष। क्या नाम दे दिया उनको? वर्षण पालिकाएं। प्रत्येक पालिका के अंदर 1 से 3 क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वर्षण का वह जगह है जहां पर शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब मैं कह सकता हूं इट इज द साइट वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर। कह सकता हूं कि शुक्र जनक नलिकाएं जो है वो क्या होती है बेटा? शुक्राणु जनन, या कह सकते हैं शुक्र जनन का स्थल होती है। क्या होती है बेटा? शुक्र जनन का स्थल होती है। यहां पे एक बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर कोई आपको पूछे कि मनुष्य में कुल कितनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, कि मनुष्य में, क्वेश्चन देखना कि मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन को, मनुष्य में लगभग कितनी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है? कितनी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है? ध्यान से देखना, कितनी होती है बेटा? सोच के बताइए, मुझे बताओ बेटा। देखो कितने, मैं कह रहा हूं 250 कक्ष है, और 250 कक्ष में से एक कक्ष में लगभग 1 से 3 नलिकाएं होती है। इसका मतलब 250 कक्ष के अंदर कितनी हो जाएगी? 250 कक्ष के अंदर हो जाएगी 250 से लेकर 750। ये तो एक वर्षण की बात हो गई। ये कितनी बात हो गई बेटा? एक वर्षण की। लेकिन अपन सब जानते हैं कि मनुष्य के अंदर कितने वर्षण पाए जाते हैं? मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं बेटा 2 वर्षण। तो दोनों वर्षण के अंदर कितनी नलिकाएं हो जाएगी? लगभग 500 से 1500 शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि मनुष्य के अंदर कितनी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। तो मनुष्य के अंदर लगभग 500 से 1500 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती है इसके 2 भाग होते हैं। ध्यान से देखना बेटा, चार्ट के रूप में क्या बताएंगे अपन? शुक्रजनक नलिका, अगर मैं कह रहता हूं, ये ले लिया मैंने यहां पर शुक्रजनक नलिका, तो बेटा इस शुक्रजनक नलिका के 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक तो इसका आंतरिक भाग और एक इसका बाहरी भाग, 2 भाग है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, एक तो इसका आंतरिक भाग और एक इसका बाह्य भाग। इसका आंतरिक भाग, एक तो मैंने कह दिया, क्या कह दिया बेटा? इसका आंतरिक भाग, और एक क्या कह दिया मैंने? इसका बाह्य भाग। ठीक है, एक इसका आंतरिक भाग और एक इसका बाह्य भाग, एक इंटरनल पार्ट और एक एक्सटर्नल पार्ट। तो बेटा इसके इंटरनल पार्ट के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या कह रहा हूं बेटा? इसके आंतरिक भाग के अंदर 2 प्रकार की, इसके आंतरिक भाग के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली तो होती है बेटा नर जनन कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? नर जनन कोशिका या शुक्राणु जन। क्या पहली कोशिका कौन सी होती है बेटा? नर जनन कोशिका।
नर जनन कोशिका, ठीक है। इंग्लिश के अंदर इसको लिखते हैं बेटा मेल जर्म सेल, क्या लिखते हैं बेटा मेल जर्म सेल, या इसी को अपन लोग बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन, क्या बोलेंगे शुक्राणुजन, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, ये करेगी शुक्र जनन, ये क्या करेगी बेटा शुक्र जनन, और शुक्र जनन की क्रिया से ये किसका निर्माण करेगी बेटा, ये निर्माण करेगी बेटा शुक्राणु का निर्माण करती है। क्या कह रहा हूं मैं, वापस सुनिएगा। शुक्रजनक नलिका के दो भाग होते हैं, एक भाग को आंतरिक भाग और एक होता है बाह्य भाग। आंतरिक भाग के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कोशिका का नाम है बेटा नर जनन कोशिका या मेल जर्म सेल, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन क्या करते हैं, इनमें शुक्र जनन की क्रिया होती है, और इनमें शुक्र जनन की क्रिया के कारण किसका निर्माण होता है बेटा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी कोशिका होती है जिसको बोलते हैं बेटा सर्टोली कोशिकाएं, क्या बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं, ध्यान रखना सर्टोली कोशिकाएं, इनको बोलते हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। या इन्हीं को बोलते हैं सपोर्टिंग सेल, या इन्हीं को बोलते हैं नर्स सेल। इसी को क्या बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल्स, ठीक है, या इन्हीं को बोलते हैं बेटा सपोर्टिंग सेल्स, क्या बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, या इन्हीं को बोलते हैं बेटा नर्स सेल, क्या बोलते हैं बेटा नर्स सेल। ध्यान से देखना ये क्या करती है बेटा, जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये नर जनन कोशिका को पोषण प्रदान करने का काम करती है। मतलब ये क्या करेगी, ये इनको क्या करेगी बेटा पोषण प्रदान करेगी। क्या काम करेगी बेटा पोषण। सर्टोली कोशिकाएं नर जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। ये हो गया बेटा इसके आंतरिक भाग के बारे में। आंतरिक भाग के बारे में क्या कहा अपन ने, दो प्रकार की कोशिका, एक है नर जनन कोशिका या जिसको बोलते हैं शुक्राणुजन, और दूसरी होती है बेटा सर्टोली कोशिका। नर जनन कोशिका तो क्या करेगी शुक्र जनन करेगी जिसके द्वारा शुक्राणु बनेंगे, और सर्टोली कोशिकाएं नर जनन कोशिकाओं को क्या प्रदान करेगी बेटा पोषण प्रदान करने का काम करती है। आ जाते हैं इसको बाह्य भाग के अंदर। तो बेटा इसके जो बाह्य भाग होता है उसका एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा अंतराली अवकाश, क्या बोलते हैं अंतराली अवकाश, क्या बोला जाता है बेटा अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश या अपन कह सकते हैं इंटरस्टेटियल स्पेस, क्या बोल सकते हैं बेटा इसको इंटरस्टेटियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टेटियल स्पेस या अंतराली अवकाश। इसके अंदर बेटा एक बहुत ही इंपोर्टेंट सेल होती है जिसका नाम होता है लेडिग सेल। क्या नाम होता है बेटा लेडिग कोशिकाएं, क्या नाम होता है लेडिग सेल्स, या इसको बोलते हैं बेटा लेडिग कोशिकाएं, क्या बोलता है लेडिग सेल, ठीक है। और लेडिग सेल क्या करेगी, लेडिग सेल क्या करेगी कि लेडिग सेल आपके लेडिग सेल जो होती है वो नर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है नर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिकुलर हार्मोन है जिनको अपन कह सकते हैं एंड्रोजन, उनका स्थान करती है। लेडिग सेल क्या करती है बेटा एंड्रोजन, लेडिग सेल क्या करेगी एंड्रोजन का स्त्रवण करती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होती है, और इसके अंदर अंतराली अवकाश के अंदर कुछ प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती है। क्या होती है बेटा कुछ प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं भी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज इसके अंदर कुछ रक्त वाहिकाएं ब्लड वेसल्स जो होती है वह प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये बेटा शुक्रजनक नलिका या अपन कह सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जो एनसीईआरटी ने डेटा दे रखा है उसको अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। वापस मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या जो शुक्रजनक नलिका होती है वह क्या होती है, वह शुक्र जनन का स्थल होती है। उसके आंतरिक भाग उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो उसका आंतरिक भाग और एक उसका क्या होता है बेटा बाह्य भाग। आंतरिक भाग के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं, एक कोशिका का नाम नर जनन कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम सर्टोली कोशिका। नर जनन कोशिका क्या करेगी शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करेगी, जबकि सर्टोली कोशिकाएं नर जनन कोशिका को क्या करेगी पोषण प्रदान करने का काम करेगी। इसके आंतरिक भाग के बाद जो बाह्य भाग आता है उसको अपन लोग बोलते हैं अंतराली अवकाश,
और अंतराली अवकाश क्या होता है, उसके अंदर एक तो होती है लेडिक कोशिका, लेडिक कोशिका के द्वारा एंड्रोजन का स्तरण होता है, और इसके अंदर कुछ प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती है, और साथ में इसके अंदर क्या होता है बेटा, कुछ रक्त वाहिकाएं जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बेटा आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट के अंदर अपन इसके सहायक ग्रंथियों की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नर में जो सहायक ग्रंथियां होती है वह कौन कौन सी होती है, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, ठीक है। देखते हैं बेटा वापस, सहायक ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, सहायक ग्रंथियां। तो बेटा अगर बात करें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती है, पहली जो सहायक ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं बेटा, शुक्राशय। क्या बोलते हैं, शुक्राशय, या इंग्लिश के अंदर इसको लिखते हैं बेटा सेमिनल, सेमिनल वेसिकल। क्या लिखते हैं बेटा, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। इसकी कितनी संख्या होती है, ये होते हैं बेटा एक जोड़ी, वन पेयर। कितने होते हैं, एक जोड़ी। दूसरे इसके अंदर बात करें, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी होती है बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, या जिसको लिखते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या लिखते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कितनी होती है, ये बेटा होती है एक। इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के अंदर नंबर भी पूछते हैं। और तीसरी होती है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी ग्रंथि को अपन लोग काउपर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि, ठीक है। और इन ग्रंथियों की जो संख्या होती है वह भी एक जोड़ी होती है। कितनी होती है बेटा, एक जोड़ी, ठीक है। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इनका नंबर क्या क्या होता है, शुक्राशय एक जोड़ी होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि एक जोड़ी होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां कितनी होती है, एक। शुक्राशय प्रोस्टेट एक ही होती है, जबकि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होती है वह दो जोड़ी होती है। अब देखना बेटा, इन तीनों ग्रंथियों का जो स्त्रवण है या जो स्त्राव है, इन तीनों ग्रंथियों के स्त्राव को अपन लोग बोलते हैं सुक्रिय प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, इनके स्त्राव को अपन लोग, इनके स्त्राव को बोलते हैं बेटा सुक्रिय प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, सुक्रिय प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं बेटा, सेमिनल प्लाज्मा। और इस सेमिनल प्लाज्मा, इस सुक्रिय प्लाज्मा के अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो इसके अंदर एक शर्करा होती है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रुक्टोज शर्करा। क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज शर्करा, जिसको अपन लोग एक मिनट बेटा, फ्रुक्टोज शर्करा, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज शुगर, फ्रुक्टोज शर्करा। क्या होती है बेटा, फ्रुक्टोज शर्करा, जिसको अपन लोग फल शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फल शर्करा। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आयन होता है, कौन सा, कैल्शियम आयन। और तीसरा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वह भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंजाइम या कुछ जिनको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, विकर, वो भी पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि मनुष्य के सेमिनल प्लाज्मा के अंदर, शुक्रिय प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन से आयन पाए जाते हैं, तो बेटा कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। पूछ सकते हैं कि और क्या होता है, और होता है बेटा इसके अंदर एंजाइम, ठीक है। ये इन तीनों ग्रंथियों का स्त्राव है। अब यहां पे देखना बेटा, यहां पे जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, इस ग्रंथि का जो स्त्रावण होता है, इस ग्रंथि का जो स्त्राव है, इस ग्रंथि का जो स्त्राव है, इस ग्रंथि का स्त्राव क्या करेगा, कुछ तेलीय, मतलब तेलीय स्त्रवण होता है, जो क्या करता है, संभोग क्रिया के दौरान, संभोग क्रिया के दौरान स्नेहन का काम करता है। किसका स्नेहन करता है, शिश्न का। मतलब इसका स्त्राव जो क्या है वो क्या करेगा बेटा, संभोग क्रिया के दौरान, सॉरी बेटा एक मिनट, संभोग क्रिया के दौरान, जस्ट एक मिनट, संभोग क्रिया के दौरान, संभोग क्रिया के दौरान,
क्रिया के दौरान शिश्न का स्नेहन करता है। लुब्रिकेशन क्या करता है? लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो बेटा ये है सहायक ग्रंथियों के बारे में। नेक्स्ट आगे की तरफ अपन बात करते हैं कि जो सहायक नलिकाएं होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो आ जाइए बेटा, सहायक नलिकाएं एक फ्लो चार्ट के रूप के अंदर अपन लिखेंगे, ध्यान से देखना। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती है? एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले 4 प्रकार की सहायक नलिकाएं, उन चारों के नाम क्या क्या है? पहले का नाम है बेटा रेटे टेस्टिस। क्या नाम है बेटा? रेटे टेस्टिस। क्या नाम है? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस को अपन लोग क्या बोल सकते हैं? वर्षण जालिकाएं। ठीक है, वर्षण जालिकाएं, रेटे टेस्टिस, या इनको बोलते हैं बेटा वर्षण जालिकाएं। दूसरी होते हैं वासा एफ्रेंसिया। दूसरी कौन सी होती है बेटा? वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया इसी को बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, शुक्र वाहिकाएं। तीसरी होती है बेटा जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या होती है बेटा? एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, या जिसको बोलते हैं अधिवर्षण। क्या बोलते हैं? अधिवर्षण। और चौथी जो होती है इसके अंदर होती है वास डेफरेंस। क्या होती है बेटा? वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, या इसको बोलते हैं बेटा शुक्र वाहक। क्या बोलते हैं बेटा? शुक्र वाहक। ये 4 प्रकार की सहायक नलिकाएं जो होती है, ये नलिकाएं वषण के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, मतलब नर जनन तंत्र के अंदर, वषण के अंदर पाई जाती है। अब इनका काम क्या होता है बेटा? पहले तो इनके काम की बात करते हैं बेटा। इन सभी का काम जो होता है कि वषण के अंदर जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ध्यान से देखना कि वषण के अंदर जो बेटा शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण, वह शुक्राणु निर्माण तो होता है आपके कहां पर? वह शुक्राणु निर्माण होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। शुक्राणु निर्माण तो कहां होगा बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होगा। तो यहां से इसको वर्षण को लेके जाना पड़ेगा कहां पर? शिश्न के बाहर की तरफ, शिश्न के बाहर की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये लाने के लिए कौन काम करेगा? तो ये सब काम जो है इन नलिकाओं के द्वारा किया जाएगा। कौन कौन सी नलिकाएं होती? मतलब सहायक नलिकाओं का काम क्या हो गया कि वषण में शुक्र जनन की क्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है, वहां से इन शुक्राणुओं को शिश्न के बाहर लाने का काम कौन करते हैं? ये सभी सहायक नलिकाएं करती है। अब अपन देखते हैं होता क्या है। देखना बेटा, चार्ट के रूप में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो शुक्र जनक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक मिनट बेटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, शुक्र जनक नलिकाएं जो है, वह किसके अंदर खुलती है? ये बेटा खुलती है रेटे टेस्टिस के अंदर। किसके अंदर खुलती है? रेटे टेस्टिस के अंदर। एकदम एनसीईआरटी को अपन लोग यहां पर फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है बेटा अपन को, ना ही मुझे अपना नॉलेज यहां पर एक्सप्लेन करना है। जो एनसीईआरटी जो बच्चों के नीट लेवल के ऊपर उसको नीट क्रैक कराए, वही चीज अपन को यहां पे पढ़नी है। सेमिनिफेरस किस में खुलती है बेटा? रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस किस में खुलती है? वासा एफ्रेंसिया के अंदर। किसके अंदर खुलेगी बेटा? वासा एफ्रेंसिया के अंदर, वासा एफ्रेंसिया के अंदर। ये जो चीजें होती है, ये चीजें बेटा टेस्टिस के अंदर की तरफ होती है। कहां होती है बेटा? इनसाइड टेस्टिस। अब अपन टेस्टिस से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये सब चीजें कहां होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में खुली? रेटे टेस्टिस के अंदर। रेटे टेस्टिस किसके अंदर खुली? वासा एफ्रेंसिया के अंदर। ये सब चीजें प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर। अब अपन टेस्टिस से बाहर आते हैं, तो टेस्टिस से बाहर वासा एफ्रेंसिया किसके अंदर खुल जाती है? ये खुलती है बेटा एपिडिडाइमिस के अंदर। किसके अंदर खुलती है? एपिडिडाइमिस के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना कि कौन सी नलिका किस में खुलती है, ये ध्यान रखना। रेटे टेस्टिस वासा एफ्रेंसिया के अंदर, वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस के अंदर। अब एपिडिडाइमिस क्या करता है बेटा? एपिडिडाइमिस जो है आगे चलकर वास डेफरेंस के अंदर खुलता है। किसके अंदर खुलता है बेटा? वास डेफरेंस के अंदर। ये किसके अंदर खुल गया बेटा? वास डेफरेंस के अंदर। वास डेफरेंस क्या करता है?
मतलब वास्ट डेफरेंस बेटा ऊपर की तरफ एक लूप बनाता है एब्डोमेन के ऊपर एक लूप बनाएगा, और वास्ट डेफरेंस के साथ में यहां पर इसको सेमिनल वेसिकल से, यहां पर क्या करते हैं बेटा, यहां पे जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से भी एक डक्ट आती है, यहां से क्या आई, एक सेमिनल वेसिकल से भी एक नलिका आई और वास्ट डेफरेंस से भी नलिका आई। ये दोनों नलिकाएं मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये मिलकर क्या बना दी इन्होंने? इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण कर दिया। ठीक है, वापस देख लो बेटा, रेटिटेस्टिस सेमिनिफेरस किस में खुला? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस किस में खुलेगा? वास्ट एपरेंसिया में। वास्ट एपरेंसिया किस में खुलेगा? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस किस में खुलेगा? वास्ट डेफरेंस में। वास्ट डेफरेंस किसे? वास्ट डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल, ठीक है, शुक्राशय, उसमें से एक नलिका निकलती है और ये वाली नलिका और ये वाली नलिका मिलकर क्या बनाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये आगे चलकर किस में खुलेगी? ये खुलेगी मूत्र मार्ग, या जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। किस में? यूरेथ्रा। किस में खुलेगी बेटा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं बेटा मूत्र मार्ग, उसके अंदर ये जाकर खुलती है मूत्र मार्ग के अंदर। अब मूत्र मार्ग क्या करेगा? आगे चलकर मूत्राशय मुख में, मूत्र मार्ग किस में खुलेगा बेटा? मूत्र यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस के अंदर जाकर खुलता है। यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस, ठीक है, सिस्टम के बाहर की तरफ जो है वो खुलता है। तो बेटा इसका ध्यान रखना कि ये एक फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से मनुष्य के अंदर शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल किस में खुलेगा? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस किस में खुलेगा? वासा एपरेंसिया। वासा एपरेंस किस में खुलेगा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस किस में खुलेगा? वास्ट डेफरेंस। ये वास्ट डेफरेंस कहां से एक नलिका मिलेगी? उसको नलिका मिलेगी सेमिनल वेसिकल से। दोनों मिलकर क्या बनाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट किस में खुलेगा? मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा बाहर की तरफ किस में खुलता है? यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हो गया बेटा इस नलिकाओं के बारे में। फिर आगे अपन बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा बाह्य जननेंद्रिय। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बेटा? बाह्य जननेंद्रिय। किसकी बात करेंगे? बाह्य जननेंद्रिय की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। मनुष्य के अंदर बाह्य जननेंद्रिय के रूप में क्या पाया जाता है? मनुष्य के अंदर बाह्य जननेंद्रिय के रूप में पाया जाता है बेटा पेनिस, पीनस, ठीक है, या जिसको बोलते हैं बेटा सिस्टन। क्या प्रेजेंट होता है? सिस्टन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह सिस्टन जो होता है वह एक विशेष प्रकार के स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है बेटा? विशेष प्रकार के स्पॉन्जी उत्तक से मिलकर बना होता है। विशेष प्रकार के स्पॉन्जी उत्तक से मिलकर बना होता है। और जब इन उत्तक के अंदर रक्त भर जाता है, जब इन उत्तक के अंदर रक्त भर जाता है तो सिस्टन जो होता है वह इरेक्ट हो जाता है। पेनिस जो होता है वह इरेक्ट हो जाता है, ताकि क्या हो? ताकि इंसेमिनेशन जो है, वीर्य सेचन जो है वह आसानी से हो जाए। वीर्य सेचन जो है वह आसानी से होने के लिए इसके अंदर जब रक्त भरता है तो सिस्ट जो होता है वह इरेक्ट हो जाता है और इसके कारण जो है वह वीर्य सेचन में आसानी करता है। अब देखना बेटा, पेनिस का जो अग्रभाग होता है, पेनिस का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग, पेनिस का जो अग्रभाग होता है, पेनिस का अग्रभाग जो होता है वह फूला हुआ होता है। कैसा होता है बेटा? फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ होता है। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बेटा अपन लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस, या इसको बोला जाता है बेटा सिस्टन मुंड। क्या बोलते हैं? सिस्टन मुंड या ग्लांस पेनिस। इस ग्लांस पेनिस के ऊपर लचीली त्वचा का फोल्ड पाया जाता है, फोल्ड्स ऑफ लूज स्किन। इसके ऊपर क्या होता है बेटा? फोल्ड्स ऑफ लूज स्किन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको अपन लोग बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं उनको? फोर स्किन। तो बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में एनसीईआरटी ने जितना दे रखा वो आपके सामने है। क्या कहा अपन ने? बाह्य जननेंद्रिय के रूप में सिस्टन पाया जाता है, पेनिस पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार के स्पंजी उत्तक से मिलकर बना होता है। और जब इस उत्तक के अंदर रक्त भर जाता है, जब इस उत्तक के अंदर रक्त भर जाता है तो यह इरेक्ट हो जाता है और
इरेक्शन किसके लिए जरूरी है? ये इरेक्शन वीर्य सिंचन के लिए जरूरी होता है। फिर क्या कहा, पेनिस का जो अग्रभाग होता है वह फूला हुआ होता है, जिसको बोलते हैं अपन ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस के ऊपर लूज फोल्ड का स्किन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं अग्रछद या फोर स्किन कहते हैं। तो बेटा आज की क्लास के अंदर इतना ही। नर जनन तंत्र अपन ने डिस्कस किया, नेक्स्ट अपन देखेंगे मादा जनन तंत्र। थैंक यू वेरी मच।